नेक्स्ट रीडिंग नोट करना बच्चा लोग। गिव्स फ्री एनर्जी नेक्स्ट रीडिंग नोट करना। गिव्स फ्री एनर्जी तो दो बातें नोट करना। इट इज डिफाइंड एज अ यूजफुल एनर्जी। इट इज डिफाइंड as a useful energy which used for which it is defined as a useful energy which is used for important work of the system. Important work of the system. Calculation of delta G. First formula है delta G equal to delta H minus T del S. Delta G equal to del H minus T del S. बता दिया जाएगा यहाँ पे क्या क्या अभी। Where delta G equal to gives free energy, delta H change in enthalpy, T Kelvin temperature, delta S change in entropy. चेंज इन एंट्रोपी और इस इक्वेशन को बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस इक्वेशन को कहा जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। नोट डाउन करो। नेक्स्ट है भाई इसमें फर्स्ट फॉर्मूला था, मैंने बोला ये यूजफुल वर्क डन है ना, तो डेल्टा जी इक्वल टू वर्क डन भी होता है। क्या होता है डेल्टा जी इक्वल टू वर्क डन, मतलब पी डेल्टा बी। ठीक है बच्चा लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में पढ़ोगे एक फॉर्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू होता माइनस एन एफ ई नॉट, और ये फॉर्मूला 12th में मिलेगा, ठीक है ना, एन एफ ई नॉट से। तो पी प्रेशर, बी वॉल्यूम, पी क्या है यहाँ पे प्रेशर, डेल्टा वी V2 माइनस V1, एंड क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फेराडे कांस्टेंट। ये सब याद रखने वाली चीज है, ठीक है ना, 12th में पढ़ेंगे ये सब। इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम, याद रहना चाहिए। फिजिक्स में शायद इसी साल यूज होता है। ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये लास्ट थर्ड इक्वेशन जो है वो 12th में यूज होगा, ठीक है। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल एक्स माइनस टी डेल एस। इंपॉर्टेंट वर्क बोला तो डेल जी अगर पूछा तो प्रेशर दिया वॉल्यूम चेंज दिया तो हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल या फिर डेल्टा जी एन एफ ई नॉट। तो ये कुछ फॉर्मूले थे डेल्टा जी के, नोट कर लो। और इस साल 11th में जो पढ़ 11th में भी एक फॉर्मूला यूज होगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, तो वो भी देख लेते हैं 4th पॉइंट में। एक अलग से हेडिंग नोट करते हैं, पॉइंट 4 निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड के ई क्यू, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए के ई क्यू सिंबल यूज होता है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। यह होता है, या फिर एल एन जो होता है नेचुरल लॉग, इसको बोलते हैं लॉग एबीएस भी बोलते हैं, और 2.303 लॉग 10। तो ये रिलेशन याद रखना। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 के इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, वहाँ पे ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मूला यूज होगा वहाँ पे, तो याद रखना ये सब। नोट if value of delta g equal to positive value, delta g equal to 0, delta g equal to negative। तो पॉजिटिव वैल्यू होता है तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बताएंगे क्या होता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब नेगेटिव हो तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और रिएक्शन इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहाँ होगा, प्रेजेंट होगा इक्विलिब्रियम पर। इस चीज को क्या रखना, स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस बोल रहा है मतलब वो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस बोल रहा है मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा, खुद ब खुद। तुमको अलग से किसी चीज का हेल्प नहीं देना है। जैसे आइस क्यूब को रख दो तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, अपने आप मेल्ट हो जाएगा, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। लेकिन पानी को रख दो वो आइस में चल जाएगा क्या, नहीं। तुमको वहां पे सिस्टम के आसपास का सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जो रिएक्शन किसी के बिना हेल्प से ही हो जाए इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और नहीं हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, इसमें फॉर्मूला और बन जाएगा, डेल्टा जी अगर 0 है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या है भाई, 0। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो बोल सकते हो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल एस। ये याद रखना। तो डेल्टा जी जब 0 होता है तो डेल्टा एच जो होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टी डेल एस के इक्वल
प्रोडक्ट के। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज spontaneous in nature। तो स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब किसी के हेल्प के थ्रू। तो नोट कर लो इसको। तो एंट्रोपी देख लो क्या होता है भाई, द मेजर ऑफ रेंडमनेस ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। तो जो जितना ज्यादा रेंडमनेस वाला होगा, ठीक है ना, उसका एंट्रोपी उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाई। जितना एंट्रोपी है हाई उतना ही रेंडमनेस होगा। फॉर्मूला ये है डेल्टा क्यू, और डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो इसका वैल्यू निकाल करके ये आ जाएगा भाई। एंट्रोपी का जो टाइप है वो डिपेंड्स करता है एंथैल्पी चेंज पर। तो जितने टाइप्स के एंथैल्पी चेंज है उतने ही टाइप्स के एंट्रोपी मिलेगा। तो जो मेन एंट्रोपी है जिसके क्वेश्चन बनते हैं वो फॉर्मूला मैंने नोट करवा दिया है। और बाकी और भी निकालना है, कंबसन निकालना है तो एंथैल्पी ऑफ कंबसन लिख दोगे। मतलब मिलता जुलता ही फॉर्मूला है, बस डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज। तो सब्लिमेशन में क्या होता है भाई, अगर डेफिनेशन पूछता है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन तो क्या बोलोगे, व्हेन द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल सॉलिड, किसमें चेंज होगा भाई, सब्लिमेशन 1 मोल सॉलिड। हाँ सब्लिमेशन में 1 मोल गैस। फ्यूजन में क्या होगा, 1 मोल सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। वेपराइजेशन में क्या होगा, 1 मोल लिक्विड चेंज इनटू गैस। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चे ये पूरे को। Note down some important points for entropy. Some important points for entropy. तो पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। तो भैया सॉलिड लिक्विड गैस किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, किसमें रेंडमनेस ज्यादा है भाई, जो जितना ज्यादा अव्यवस्थित होगा, बिगड़ा होगा, उसका एंट्रोपी उतना ज्यादा। तो किसका रेंडमनेस ज्यादा है भाई, गैस। गैस का। सॉलिड का एक मान लो एक छोटा सा सॉलिड है, उसको कहीं भी ले जाओ वो हमेशा वैसे ही दिखेगा। लिक्विड क्या होगा, कंटेनर के साइज पे डिपेंड करेगा। और गैस तो भैया पूछो मत, जितना स्पेस मिलेगा वो पूरा गैस का जगह है। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका होगा, गैस का। दिमाग में बैठा लेना भाई। क्लियर है, गैस के मॉलिक्यूल्स का एंट्रोपी क्या होगा, ज्यादा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम वी लीटर, वॉल्यूम वी लीटर, वॉल्यूम वी लीटर, सबका वॉल्यूम एक जैसा है। 1 मोल गैस है, यहाँ पे 2 मोल गैस या कोई भी सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस, यहाँ पे 2 मोल सब्सटेंस है, यहाँ पे 3 मोल। किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, सॉलिड। 1 मोल या 3 मोल। एक रूम में एक लोग है, ऐसे समझ लो भाई, एक घर है, एक घर में सब घर एक जैसा है ना, इसमें एक बंदा है, घर में 2 लोग हैं और घर में 3 लोग हैं। तो रेंडमनेस किसमें ज्यादा होगा, 3 लोग। 3 वाले में ज्यादा होगा ना भाई। एक का कपड़े इधर फेंकाया उधर फेंकाया, दूसरे का भी इधर उधर फेंकाया रहेगा, तीसरे का भी इधर उधर फेंकाया रहेगा।
होगा कि नहीं होगा भाई? जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा उतना ज्यादा डिसअरेंजमेंट होगा, और डिसअरेंजमेंट हुआ मतलब उतना ज्यादा एंट्रोपी। तो डिसअरेंजमेंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा? एंट्रोपी। एक घर में ज्यादा लोग रह रहे हैं तो डिसअरेंजमेंट का चांसेस बढ़ता है ना भाई। एक आदमी कितना घर खराब कर सकता है? एक हद तक। दूसरा डबल हो जाएगा खराब करने का प्रोबेबिलिटी, तीसरे में और भी ज्यादा। तो रेंडमनेस किसका ज्यादा होगा? 3 मोल। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मोल पे। तो एंट्रोपी चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है ये टर्म? थर्ड, अब उल्टा कर लेते हैं भाई। इफ मोल ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, तो मोल सब में वही है 1 मोल, 2 मोल, सॉरी 1 मोल, 1 मोल। वॉल्यूम है 1 लीटर, वॉल्यूम है 10 लीटर, वॉल्यूम है 100 लीटर। तो बताओ किसमें एंट्रोपी ज्यादा होगा? मोल सब में एक जैसा है। सोचो। 100 लीटर। 100 लीटर। बात है भाई, एक घर छोटा सा है, उसमें एक बंदा रह रहा है। अब घर बड़ा हो गया, वही बंदे बड़े घर में चल गया, और एक बहुत बड़ा घर हो गया। तो रेंडमनेस कहाँ पे ज्यादा बन सकता? पॉसिबिलिटी छोटे वाले। बड़े वाले घर में ज्यादा रेंडमनेस बनेगा सामान को फेंकने के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो एक ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सब्सटेंस। एट कांस्ट if mole of substance is constant, then entropy is directly proportional to volume of system लिख लो, या फिर यूनिवर्स। नोट करो ये तीनों पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो, ये याद है, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स always increases because it is spontaneous process. या फिर बोल सकते हो, that means the entropy of spontaneous process, the entropy of spontaneous process is always increases. The entropy of spontaneous process is always increases. तो क्या कह रहा है भाई? अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई सॉलिड है, आइस क्यूब, ठीक है ना भाई, वाटर का सॉलिड फॉर्म, इसको रूम टेम्परेचर पे रख दो तो सॉलिड से किसमें बन जाएगा? ये किसमें बन जाएगा? सॉलिड से लिक्विड। तो वाटर सॉलिड फॉर्म में एंट्रोपी ज्यादा होगा या लिक्विड वाला? लिक्विड वाला। एंट्रोपी बढ़ रहा है ना भाई। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अपने आप हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड में चेंज, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगा। यूनिवर्स पता होगा, बचपन से पढ़ते हैं, यूनिवर्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है क्या?
जा रहा ना पढ़ते हुए? Yes, sir. उसको जाके कोई यहाँ से कोई क्लास में से एक स्टूडेंट जाके बोलता है भैया यूनिवर्स को फैलाने जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या कि वो कोई जा रहा है क्लास से, सुबह ऊपर से बच्चा जा रहा है, वो यूनिवर्स को फैला के रोज सवेरे जाता है, रात को जाता है, सवेरे होके आ जाता है वहां से, ऐसा कुछ है क्या? No, sir. तो फिर यूनिवर्स बढ़ेगा और जगह स्पेस बढ़ा तो रेंडमनेस बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? तो यार बढ़ेगा. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उनका एंट्रोपी बढ़ता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसका एंट्रोपी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये पॉइंट याद रखना। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होते रहता है। तो इसी को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या एंट्रोपी ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज इंक्रीजेस। नोट कर लो। फोर्थ पॉइंट, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं भाई। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू एंट्रोपी चेंज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब हमेशा बढ़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, ये सब स्टेटमेंट वाले बनेंगे ना, याद रखना। द एंट्रोपी एक इक्विलिब्रियम, तो एंट्रोपी of system is equal to zero when system present in isolated equilibrium state। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में एक सिंपल सा फंडा होता है, समझ लो। जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट, इनके अमाउंट में कभी भी चेंज नहीं होता। इक्विलिब्रियम पे है, अगर ये रिएक्शन, तो रिएक्टेंट अगर 10 पीस है और प्रोडक्ट 12 पीस है, अब दोनों सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो ये दोनों हमेशा इतने ही रहेंगे, इनके अमाउंट में चेंज नहीं होगा। और डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर उसी को पढ़ने वाला है। तो द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो व्हेन सिस्टम प्रेजेंट इन आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम स्टेट। डेल्टा एस इक्वल टू जीरो और आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस चीज को याद रखना बच्चा लोग। Thank you. Bye, sir. Bye, sir.